हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। सेल बायोलॉजी की 8 क्लासें हो गई थी, आज हमारी 9वीं क्लास है। पिछली वाली क्लास में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, उससे आगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। हम एक क्लास में एक टॉपिक लेके चलते हैं, तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो अंतःझिल्लिका तंत्र है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, आज हमारी 9वीं क्लास है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें जिन अंगों का सेल अंगों का मतलब कोशिका अंगों का कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है वो अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला हो गया अंतःपत्रवीय जालिका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दूसरा हो गया गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, रसदानी हो गया। ये कुछ ऐसे अंग हैं जिनके कार्य एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं सबसे पहला कौन सा है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, ठीक है, चौथा वेगुल हो गया। अब ये इन चारों को किसमें रखा गया है, एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। ये क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के मतलब ये जो इन चार ऑर्गन है इन सब के कार्य एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। अब दूसरे कुछ अंग है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एक और एरिथ्रोक हो गया, प्रोक्सिसोम हो गया। इनके कार्य क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, मतलब एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एरिथ्रोक है, प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट, एरिथ्रोक हो गया, और प्रोक्सिसोम, ठीक है। ये कुछ ऑर्गन है जो अंतःझिल्लिका तंत्र में क्या हुए, सम्मिलित नहीं है। ये चार अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आ गया कौन निम्नलिखित में से कौन सा अंतःझिल्लिका तंत्र में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या नहीं है, एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ तक अपनी होगी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, अब हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला जो है ना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सबसे पहला भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का सबसे पहला कौन सा है पार्ट, सबसे पहले पार्ट की बात करें तो वो है ईआर। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये किसका, जो अंतःझिल्लिका तंत्र है उसका सबसे पहला भाग कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या कहते हैं, ईआर। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। अब हमको ये पता करना ईआर होती क्या है, सबसे मेन बात क्या है, ईआर क्या होती है। देखो आगे, जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा मतलब कोशिका के अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि जो केंद्र उसके पास थैलीनुमा चपटे क्या है, कुछ कोशिकांग थे। कैसे थे, थैलीनुमा चपटे कुछ कोशिकांग थे जो मतलब यूकैरियोट कोशिकाओं में पाए गए। ठीक है, किनमें, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में नहीं देखा, यूकैरियोट कोशिकाओं में पाए जाते। ठीक है, चपटे आपस में जुड़े हुए थे। कैसे, सब कोशिकांग आपस में जुड़े हुए थे ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐसे कोशिका केंद्र के आसपास पाए गए तो उनको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जब साइंटिस्टों ने जो सूक्ष्मदर्शी कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका के अंदर देखा तब उन्होंने पाया कि जो केंद्र के पास कुछ जालीनुमा चपटी हुई थैली जैसी संरचनाएं होती हैं जो कैसी बिखरी हुई होती हैं। ठीक है, इनका पूरा क्या होता है, जाल होता है। उस जाल को साइंटिस्टों ने क्या कहा, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये केंद्र के उसके पास एक
थैलीनुमा चपटा, मतलब जाल हो गए, जाल की तरह बिखरे हुआ है, जिसको उन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, अब जो इनमें भी क्या है, खास बात क्या है पता है, जो एक कोशिका है, कौन सा, राइबोसोम, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता ही है, लेकिन ये किस पे, ईआर पर भी पाया जाता है, ठीक है। इस राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, इस राइबोसोम की क्या उपस्थिति के कारण ईआर को किसने दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो कौन सी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर और एसईआर। अब जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे ये एक आरईआर है, इस आरईआर पर राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये कैसी दिख रही है, खुरदरी दिख रही है, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पर राइबोसोम नहीं पाए गए, तो ये कैसी एकदम चिकनी दिख रही है, एकदम सपाट, ठीक है। ये एकदम चिकनी है, तो इसको क्या, इस पे राइबोसोम नहीं, इसलिए कौन, ये कैसी है, चिकनी, और इस पे राइबोसोम है तो ये कैसी है, खुरदरी। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित थे उनको क्या कहा गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं थे उनको क्या कहा गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये तो हो गया इनके राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट दिया। अब हमको पता है कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, तो जिस ईआर पर राइबोसोम पाए जाएंगे वो ईआर क्या काम करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगी। मतलब आरईआर का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या काम है, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन निर्माण में सहायक है कौन, आरईआर। अब बात करते हैं एसईआर। एसईआर पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो एसईआर का काम क्या होगा, एसईआर का काम होगा लिपिड संश्लेषण, ठीक है, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, ये हो गया एसईआर का काम। अब देखो आगे, आरई और एसईआर में ये भेद हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, हमने देखा कि आरईआर क्या करी, प्रोटीन निर्माण का कार्य करी। अब जो सेल प्रोटीन निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं या सम्मिलित होती हैं, उनमें जो आरईआर होती है उनमें उनकी क्या होती है, अधिकता होती है। मतलब जो कोशिका प्रोटीन, कुछ कोशिकाएं जो प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। अब प्रोटीन निर्माण कार्य कर रही है तो उनमें प्रोटीन निर्माण कार्य के लिए क्या राइबोसोम की आवश्यकता होगी। राइबोसोम किन में पाए जाते हैं, ईआर पर पाए जाते हैं, तो उनमें आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, उसे क्या होगी, अधिकता होगी। अब आगे बात करते हैं कि जो आरईआर तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आ गई, एसईआर, एसईआर किस में, लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है, क्या, लिपिड संश्लेषण का। एसईआर होती है स्मूथ, एसईआर लिपिड सिंथेसिस के का साथ साथ, किसमें, लिपिड सिंथेसिस के साथ साथ कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं उनका भी निर्माण करती है, किस काम से, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, इनका भी कौन निर्माण करती है, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात होगी ईआर के बारे में। अब एक साथ देखते हैं ईआर क्या है, देखना। जब साइंटिस्टों ने जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा कोशिका के अंदर, तब उन्होंने पाया कि मतलब जो केंद्रक है उसके आसपास छपटी थैलीनुमा संरचना है, जो काफी कैसी एक दूसरे से चिपकी हुई, बिखरी हुई है, जाल की तरह, ठीक है, एकदम जाल बनाया हुआ है। उन वैज्ञानिकों ने इस संरचना को क्या नाम दिया, ईआर, ठीक है, क्या नाम दिया, ईआर। अब जो एक कोशिका के कौन सा राइबोसोम, वो ईआर पर क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ईआर दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक तो आरईआर हो गई, एक एसईआर हो गई, ठीक है। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि अपने को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरी। खुरदरी कैसे होगी, इस पे राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्या होगी, खुरदरी लगेगी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इस पर क्या है, ये राइबोसोम चिपक गए तो ये कैसे लगेगी, खुरदरी लगेगी। और जिसपे राइबोसोम नहीं होंगे वो कैसी होगी, स्मूथ होगी, एकदम सपाट दिखेगी, ठीक है। तो जिसपे राइबोसोम पाए गए उनको
इनकी उपस्थिति के कारण क्या कहा गया, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पर नहीं थे उनको उनके अनुपस्थिति के कारण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। ठीक है, यहाँ तो इनका राइबोसोम के आधार पर नामकरण हो गया। अब आगे देखो, तो RER है, इसमें राइबोसोम चूंकि पाए जा रहे हैं तो ये क्या काम करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में भाग लेगी। अब जो कोशिकाएं प्रोटीन निर्माण में सहायक होती हैं या उनमें भाग लेती हैं, उनमें RER क्या होती है, अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता होती है। अधिकता क्यों होती है, क्योंकि राइबोसोम इन पर पाए जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में इनकी सहायता करेंगे। अब यहाँ तक बात होगी किनकी, RER की। अब बात करते हैं हम SER की, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है, लिपिड सिंथेसिस, मतलब क्या करते हैं, लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। लिपिड संश्लेषण का कार्य कर रही है, इसके साथ साथ ये क्या भी, मतलब इसके लिपिड संश्लेषण के साथ साथ ये स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं कुछ, उनका भी क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, कौन, SER। ठीक है, ये हो गई इनके बारे में जो NCERT लेवल की जो बात होती है, जो मतलब नीट लेवल में यहाँ तक इनके मतलब इनमें से यहाँ तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गई जनरल NCERT लेवल की बात। अब हम अगर इस पे डीप बात करते हैं तो वो तो जितना करें उतना कम है। हमको जो NCERT लेवल तक का है वहां तक के कोर्स को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, NCERT में यहाँ से आगे एक लाइन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट हो गया, कौन सा, ER हो गया। अब जैसा कि हम अपनी एक क्लास में एक पार्ट के बारे में देखते हैं ताकि क्लास छोटी हो और अच्छी हो, तो हम अगले पार्ट हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। हमारी अगली क्लास में हम किसके बारे में, इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, गोल्जी बॉडी। कौन सा, गोल्जी बॉडी, उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।